कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लोग फिज़िक्स आईसीएससी की क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट का सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर हम इसे दूसरे शब्दों में टॉर्क भी कहते हैं। क्या होता है मोमेंट ऑफ फोर्स? आइए इसको समझते हैं। एक्चुअल में होता क्या है मोमेंट ऑफ फोर्स? सबसे पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? वो टेंडेंसी है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट के अबाउट क्या करे, रोटेट करना स्टार्ट कर दे, तो हम उसको कहते हैं कि उसके ऊपर मोमेंट ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा है या फिर टॉर्क एक्ट कर रहा है। तो अगर इसको हम डिफाइन करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि द मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू प्रोड्यूस रोटेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ पॉइंट और एक्सिस। इट इज ऑल्सो नोन एज टॉर्क। आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि एक्सिस क्या होती है। एक्सिस क्या है? जिस पॉइंट के अबाउट कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक सरफेस है, फिक्स्ड सरफेस है, जहां से हमने क्या किया, किसी रस्सी से या फिर किसी रॉड से एक ऑब्जेक्ट को यहां पर हमने जोड़ दिया है। और ये जो एक्सिस है ये कैसी है, मूवेबल है, यानी कि अपने प्लेस पे ऐसे बस घूम सकती है। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं तो हम देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट के अलोंग ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, इस रोटेट करने की जो टेंडेंसी है उसको मेजर करने के लिए जो हम यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी यूज कर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैथमेटिकली हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर जितना फोर्स लगाया गया है और इससे एक्सिस से इस फोर्स की जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसके मल्टीप्लिकेशन को ही हम टॉर्क कहते हैं या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ। ये जो आपका सिंबल है इसको हम टाउ कहते हैं, TOU। ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है, सॉरी ग्रीक लेटर है, इसको हम टाउ से पढ़ते हैं। तो ये जो टॉर्क है इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस टॉर्क की वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल है मैथमेटिकली? टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू आर्म ऑफ मोमेंट, आर्म ऑफ मोमेंट, या फिर हम इसको रेडियस भी कह सकते हैं। रेडियस कहां से मेजर की जाएगी? तो उस पॉइंट के अबाउट जहां से फोर्स लग रहा है और जहां पर ये फिक्स है। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस, एक्सिस और फोर्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को हम आर्म ऑफ मोमेंट कह रहे हैं। इसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे और फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको टाउ से। तो टाउ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F इंटू डी। ठीक है, ये होता है हमारा टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स। तो अगर इसकी SI यूनिट को हमको मेजर करना है, SI यूनिट क्या होगी, तो हम यहां से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन, और डिस्टेंस की या फिर डिस्प्लेसमेंट की जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इज द SI यूनिट ऑफ टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। यहां पर देखिए, ये जो टॉर्क होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? जिसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी बताना पड़े, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। तो यहां पर ये जो टॉर्क है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए हम वेक्टर के ऊपर हमेशा इस एरो का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों के ऊपर एरो का साइन लग जाएगा। और जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, अब क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ये हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसके बीच में हम क्रॉस का यूज करते हैं, और डॉट प्रोडक्ट में हम एक छोटे से डॉट का यूज करते हैं। ठीक है, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही हमको रिजल्ट के रूप में मिलती है। तो यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का रिजल्ट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। तो यहां पर इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है, अगर हम इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एफ डी साइन थीटा के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? एफ डी साइन थीटा। और यहां पर साइन थीटा क्या है? तो यहां पर
थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट, आर्म ऑफ मोमेंट या फिर आप रेडियस भी इसको कह सकते हैं, रेडियस ऑफ एक्सिस। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द आर्म ऑफ मोमेंट। यहां पर इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज के बीच का जो एंगल है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये अपने आप फॉर्मूला वहां पर आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर इस चीज से हमको एक और चीज पता चलती है, जो एफ डी साइन थीटा ये हमको फॉर्मूला मिल के आ रहा है, इससे हमको एक और चीज पता चलती है। साइन थीटा की वैल्यू आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि 90 डिग्री से अधिक जब वैल्यू होती है तो भी 180 डिग्री तक ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि अगर हम देखें तो किसी ऑब्जेक्ट को टर्न कराने में 180 डिग्री तक ये जो वैल्यू है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। लेकिन जब हम नीचे की तरफ उसको उल्टा एंगल अगर उसको घुमा रहे हैं तो उस कंडीशन में साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। यानी कि जब हम जीरो से नीचे की तरफ जाते हैं 360 डिग्री से पीछे, यानी कि जब निगेटिव एंगल हम मेजर करते हैं तो उस समय साइन थीटा की वैल्यू निगेटिव होती है, और जब हम पॉजिटिव एंगल 180 डिग्री तक मेजर करते हैं तो वहां पर हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। तो इसीलिए अगर किसी ऑब्जेक्ट के लिए हम यहां पर इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ठीक है, इस एंगल को हम क्या कहें कि अगर यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो, 180 डिग्री से अधिक हो, या फिर हम ये कहें कि दो तरीके का मोशन हो सकता है। अगर कोई चीज ऐसे रोटेट कर रही हो तो हम इसको क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करती है, ऐसे। यानी कि क्लॉक का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो जाएगा। क्लॉक ऐसे ही तो मूव करती है, क्लॉक की जो निडल्स होती हैं वो कैसे मूव करती हैं, ऐसे। तो इसलिए अगर इस तरीके से रोटेशन हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेशन होगा तो उस समय हम एंगल को कैसे मेजर करते हैं, एंगल जो है हमारा हमेशा कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस समय साइन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव जा रहा होगा। तो इस कंडीशन में हमेशा जो हमारा टॉर्क है, ठीक है, जब एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उसको कहेंगे कि वहां पर मोमेंट ऑफ फोर्स इज पॉजिटिव। और जब क्लॉकवाइज की हम बात करेंगे तो हमारा एंगल जो है वो इधर से मेजर किया जाएगा, तो उस समय साइन थीटा की वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। तो जब इसकी वैल्यू निगेटिव आ रही है इसका मतलब क्लॉकवाइज जो रोटेशन होता है टॉर्क में, उस समय जो टॉर्क की वैल्यू होती है या मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, निगेटिव होती है, ठीक है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव, whereas एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करेंगे तो क्लॉकवाइज मोमेंट जो होगा वो नेगेटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर कैसे किसी पॉइंट से फिक्स कर दिया गया है एक रॉड के द्वारा या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो अगर उसके ऊपर हम फोर्स लगाएं तो क्या करेगा, वो अपने एक्सिस के अलोंग ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगा। जैसे कि एक डोर है, डोर को अगर हम फोर्स लगा रहे हैं उसके एक कॉर्नर पर, तो हम देखते हैं कि डोर जो है अपने हिंज से क्या करता है, ऐसे रोटेट करता है, ठीक। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं कि उसके ऊपर मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है। अब इसको मेजर करने के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स को, या फिर हम टॉर्क कहते हैं, इस टॉर्क की वैल्यू किसके इक्वल होती है, तो जो उसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है और ये जो डिस्टेंस है
जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया जा रहा है और उस एक्सिस से जितनी उसकी दूरी है उसी को हम क्या कह रहे हैं, आर्म ऑफ मोमेंट कह रहे हैं। तो आर्म ऑफ मोमेंट और फोर्स पे डिपेंड करता है। यहां पर ये बात ध्यान देने वाली है कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स है इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। किस तरीके से डिपेंड करेगा, तो देखिए यहां पर हमारे पास फॉर्मूला क्या आ रहा है, F इंटू डी, यानी कि जितनी ज्यादा फोर्स की वैल्यू होगी उतना ज्यादा टॉर्क होगा, और जितनी ज्यादा आर्म ऑफ मोमेंट की वैल्यू होगी यानी कि एक्सिस से जितना ज्यादा दूर होगा वो उतना ज्यादा उसके ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा। अगर मान लीजिए कि डोर को आप बिल्कुल हिंज के बगल से पुश करें तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन आप उससे दूर जाकर फोर्स लगाते हैं तो वहां पर वो रोटेशन इजीली हो जाता है, ठीक है। या फिर हम फोर्स ज्यादा लगाएं तो तेजी से जो है वो डोर घूमेगा। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जहां पर जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, फोर्स और रेडियस, जो एक्सिस से जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर वो डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो भी टॉर्क की वैल्यू बढ़ जाएगी, या फिर फोर्स की वैल्यू हम बढ़ा दें तो भी टॉर्क की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।